बच्चों, आलो आधारी पाठ की व्याख्या की लंबी यात्रा चल रही है। इस यात्रा में अनेक पड़ाव आए, अनेक मोड़ आए। मानवीय संवेदनाएं, वितृष्णा, आवेगों एवं संवेगों से भरी हुई यह यात्रा अब लगभग अपने मुकाम पर पहुंचने वाली है। 2-3 वीडियोस और इस व्याख्या पर बनेंगे। कहते हैं कि जब दुख का समय आता है तो उसी समय रिश्तों की और अपनों की परीक्षा होती है। बेबी हालदार के बुरे समय, जब वो संघर्ष कर रही थी, जब वो छोटी छोटी चीजों के लिए बेहद अभाव से गुजर रही थी, कष्ट से गुजर रही थी, तो उसका अपना जो सगा रिश्ता था, खून के रिश्ते थे, वो कोई उसके पास नहीं आया, कोई उसकी मदद करने को, उसे सहारा देने को नहीं आया। और कहते हैं ना कि जब अच्छे दिन आ जाते हैं तो स्वार्थ के रिश्ते सब मंडराने लगते हैं इर्द गिर्द। लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता का रिश्ता जो होता है वो इन सब से परे होता है, स्वार्थ और परमार्थ दोनों से परे होता है। बेबी हालदार के अच्छे दिन आए, तातुस के घर उसे शरण मिली, उसके जीवन की एक नई शुरुआत हुई। तो कई सालों पश्चात उसके पिता ढूंढते ढूंढते उससे मिलने आए। हो सकता है कि वो पहले भी ढूंढ रहे हों, लेकिन बेबी हालदार का पता न चल पाने की वजह से उससे मिल नहीं पाए हों। और जब पता चला उन्हें तो वो बेबी हालदार से मिलने आए। तो पुत्री और पिता दोनों की बातें चल रही हैं, चूंकि वो लंबे अरसे के पश्चात एक दूसरे से मिले हैं, इसलिए बेबी एक एक बात पूछ रही है। तो इस तरह से पिता पुत्री का यह मिलन काफी संवेदनशील बन गया है। अब आइए देखते हैं कि इस पिता पुत्री मिलन का जो अगला दृश्य है वो क्या है। बाबा के साथ इधर उधर की काफी बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी है? बाबा बोले, माँ, तेरी माँ, तूने कुछ सुना नहीं लगता है, क्यों? बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं यह रोने धोने न लग जाए। इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं? शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही है कि इसकी माँ जीवित है। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई हैं। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू? माँ की तबीयत तो ठीक है? बाबा रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ तो 6-7 मास हुए, मास का मतलब महीना, 6-7 महीने हुए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तेरी माँ अब नहीं है। क्यों? तेरा दादा तो वहां गया था, उसने तुझे नहीं बताया? मैं बोली, नहीं तो।
मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक सिसक कर रोती रही, और मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है। मुझे लगता है तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मेरे दादा, बऊदी, भाई कोई दूर तो रहते नहीं थे। रिक्शे में 10 रुपए भाड़ा लगता है। फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहां गई भी, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास जरूर जाऊंगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी, और अब सुनने को मिला मेरी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई। मुझे पता चला था कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी, तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा। बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते? उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी? उन्हें किस चीज का अभाव था? बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की। अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाकर्म मेरे भाई को अकेले करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफी बाद में पता चला, और मुझे तो अभी अभी। जो हमारे इर्द गिर्द रिश्तों का जो जाल होता है, कभी कभी वह कितना कष्टकारी हो जाता है। रिश्ते कितने उलझ जाते हैं। लोगों के दुख दर्द अपनों के लिए ही पराये हो जाते हैं। कहीं न कहीं यह बात बेबी हालदार के माता पिता, भाई और उसके खुद के रिश्तों के इर्द गिर्द जो घट रहा है, उससे पता चलता है। छह 7 महीने हुए माँ मर चुकी है। वहीं पास में भाई रहता है, बड़ा भाई दादा, लेकिन वो गया था वहां माँ के मृत्यु के पश्चात क्रियाकर्म दाह संस्कार में भाग लेने के लिए, लेकिन उसने भी नहीं बताया। अगर पिता इतने दिनों बाद न आते तो उससे अभी तक भी पता न चलता। इवन कि जब माँ अस्पताल में भर्ती हुई थी तबीयत खराब होने के पश्चात, तो उसके बाबा अर्थात उसके पिता भी नहीं गए थे। किसी की पत्नी अस्पताल में पड़ी हो और वह उसको एक बार देखने भी न जाए, कितना कष्टकारी संवेदना, कितना कष्टकारी भाव है ये। यह जो रिश्तों का मकड़ जाल है, यह हमारे भारतीय समाज की एक खास विशेषता। हम लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए भी हैं, और जुड़े होकर भी बहुत दूर दूर हो जाते हैं। जुड़े हुए इसलिए हैं कि हम कहीं पर भी छिटक कर बहुत दूर नहीं जा सकते, और अपने अभाव की जिंदगी में पास रहकर भी हम एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। जब अपनों के दुख दर्द में हम शामिल नहीं होते, तो हम पास रहकर बहुत दूर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी न कभी पास नहीं आते।
हमारी मजबूरियां, हमारी ज़रूरतें, परिस्थितियां हमें पास लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे एक पिता को अपनी बेटी के पास आना पड़ा। लेकिन जब वो दुख, दर्द और अभाव और पीड़ा से गुजर रही थी, तब उसका अपना कोई उसके पास नहीं आया। ये केवल बेबी हालदार और उसके अपनों के रिश्तों की ये कहानी नहीं है। ये हमारे भारतीय समाज की असल सच्चाई है। हमारी जीवन की कहानी इसी उधेड़-बुन में खत्म हो जाती है, रिश्तों को तोड़ते और जोड़ते इसी में जिंदगी खत्म हो जाती है। और हमें कुछ भी बड़ा सोचने का मौका नहीं मिलता, कुछ बड़ा करने का मौका नहीं मिलता। हालांकि बेबी इन सब से ऊपर हो चुकी है। वह सब रिश्तों की कद्र करती है। हर रिश्ते के प्रति उसके मन में संवेदनाएं हैं। वह सबके बारे में अच्छा सोचती है, अपने भाइयों के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपनी माँ के बारे में। वह सबके लिए सोचती है, परायों के बारे में भी वह बहुत अच्छा सोचती है। और कहीं न कहीं उसकी यही सकारात्मक जो विचार है, ऊर्जा में बदलकर उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लाया और उसकी जिंदगी को एक नया आयाम मिला, एक नया रूप मिला, एक नया आकार मिला, जो खुद अपनों के लिए नहीं बल्कि परायों के लिए भी बहुत प्रेरणादायी है। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में है। तो वह बोले, चलो थोड़ा देख आऊं। मैं बाबा को लेकर वहां गई। देखिए, एक पिता का ममत्व जाग तो आया, भले ही देर से सही। सबके बारे में बड़े प्रेम से पूछता है, सबका हाल चाल लेता है। कितना भी हम दूर अपने रिश्तों से हो जाएं, कहीं ना कहीं परिस्थितियां हमें लाकर उसी जगह पर पटक देती हैं। इसलिए रिश्तों के प्रति अगर कहीं कड़वाहट का भाव आएगी तो उसे मन से निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि यही रिश्ते ही तो हैं जो हमारे जीवन को ऊर्जा देते हैं। और हम ईमानदारी से अगर उनके प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक सफल जीवन मिलता है। कष्ट मिलेगा, अभाव मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अंततः हमारा जीवन सफल भी होगा और हम अपनी वजह से कई लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। मैं बाबा को लेकर वहां गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया और अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, दादू मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है। मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया। भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी। वह उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा। बेटा अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे
तो तातुस ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास हैं तो चिंता की कोई बात ही नहीं। चिंता करता, लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह है। कहते हैं कि बेबी के पिता ने बेबी के जीवन को देखा, बच्चों को देखा, उसकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखी, तो पिता के आत्मा को बड़ी तृप्ति मिली, बड़ा सुकून मिला। और यही हर पिता अपने औलाद के लिए चाहता है। जब वहां से जाने लगे वो, तो तातुस ने एक बार औपचारिकतावश कहा कि आप बेबी की तरफ से निश्चिंत रहें। आप बेबी की तरफ से निश्चिंत रहें। तो उन्होंने कहा कि मैं बेबी की तरफ से पूरी तरह निश्चिंत हूं। इतनी अच्छी तरह से आप लोगों ने इसे रखा है, इस बात से मेरे दिल को बहुत सुकून है, मुझे बहुत शांति मिली अपनी बेटी के जीवन को देखकर। तो इस तरह से उसे उन्होंने धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख रही हूं। सुनकर बहुत खुश हुए। जहां पहले वह मेरी खोज खबर नहीं लेते थे, वहां अब वह जब तब फोन पर मेरा हालचाल पूछने लगे। बार बार यह भी जानना चाहते थे कि मेरा लिखना कहां तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहां आने को भी कहते और साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना न चाहूं तो लौट आ सकती हूं। मेरे जाने की इच्छा नहीं होती। अब यहां पे पिता को पता चला कि मेरी बेटी कुछ लिखाई पढ़ाई भी कर रही है, साहित्य लेखन कर रही है, तो उनको बहुत खुशी हुई और फोन से यदा कदा अक्सर उसका हालचाल लेते रहते थे। उन्होंने यहां तक भी कहा कि वो आकर यहां रह सकती है, आ सकती है। उसे किसी तरह की हिचक और संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले की घटनाओं को याद करके बेबी को अपने पिता के यहां जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करती थी। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पछताती कि मेरी मां मर गई और मैं आंखों से उसे देख भी नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता लगी रहती। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियां आईं और उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा। यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर से पढ़ लेना जरूरी समझ कर मैंने अपने जेठू की चिट्ठियां उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। तातुस ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है। मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूली तो होंगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं। जिज्ञासा होने से ही हम सब लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातुश की तरह 9 वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ। मेरी यही कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूं। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुश और तुम्हारे जेठू
दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशा पूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी नहीं लिखी जा सकती, इसलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा। बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे और सुधारवाने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है। यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई है। तुम्हारे तातुष ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियां आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं। तो इन रिश्तों के जाल में पिता के आने से बेबी को काफी तकलीफ हुई, पिछली बातें याद आई, ढेर सारी चीजें। उसे इस बात का भी दुख हुआ कि उसकी माँ गुजर गई और उसका वो चेहरा भी नहीं देख पाई। तो इन जो रिश्तों के मकड़जाल से निकलने के लिए उसने फिर अपना ध्यान लिखने पढ़ने की ओर लगाया। और वह जैसे जेठू, आनंद या शर्मिला दी और सब लोगों की चिट्ठी लेकर बैठी उनकी चिट्ठियों का जवाब देने के लिए। उसने सोचा एक बार पढ़ लूं। तो उसने जब पढ़ा तो उसने पाया कि सब लोग बार बार यही कहते रहे हैं कि कुछ भी गलती हो, केवल तुम लिखो, लिखो और लिखो। और लिखने की यही आदत एक दिन कुछ बड़ा करने को एक विवश कर देगी तुम्हें। तो यहां पर केवल एक ही बात है कि अगर हम लिखने का प्रयास करें, केवल लिखने बैठें और लिखकर हम खुद अपना लिखा हुआ पढ़ें, तो हमें खुद अपनी गलती का एहसास होगा। हम सबसे बड़ी बात यही कहते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम लिखते ही नहीं। कलम हमारे हाथ में तभी आती है जब बहुत मजबूरी होती है। यही बात सारे लोग कहते हैं। तो इस तरह से बेबी के इर्द गिर्द जो उसके अपने खून के रिश्ते थे, उन रिश्तों से अलग हटकर जो उसने अपने कर्म से जो रिश्ते गढ़े थे, उन रिश्तों की कहानी अलग है और उसके अपने खून के रिश्तों की कहानी बिल्कुल अलग है। उसने अपने कर्म से जो रिश्ते गढ़े हैं, वो रिश्ते उसे कहां ले जा रहे हैं? आकाश की ओर। और जो उसके अपने जो खून के रिश्ते थे उसे कहां ले जा रहे हैं? तो इसलिए उन सारी चीजों से थोड़ा बहुत विलग होना चाहती है और ऐसे रिश्तों पर, ऐसे कर्म पर वो ध्यान लगाना चाहती है कि उसकी जिंदगी में तो खुशियां आई ही, उसके साथ और भी लोगों की जिंदगी के अंधेरे को प्रकाश में बदला जा सके। इसीलिए सारे लोग उसे लिखने को प्रेरित करते हैं और लिखकर ही वह ऐसा कर सकती है। ऐसा लोगों की भी मान्यता है जो उसके इर्द गिर्द हैं, और अब उसके अंदर भी यह बात बैठ गई है कि लिखना ही उसकी नियति है, लिखना ही उसका सच्चा कर्म है।